इन दिनों वैसे तो कई राज्यों में आप बाढ़ जैसी स्थिति देख रहे होंगे और हालात काफी बिगड़े थे, लेकिन फिलहाल 9 सितंबर को सबकी नजरें एक बड़े मंच पर रहेंगी और वह रहेगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। किसकी जीत होगी? एनडीए दल की तरफ से सीपी राधाकृष्ण जी को आगे किया गया। इंडिया ब्लॉक से आगे आए बी सुदर्शन रेड्डी जी। दोनों ही दावेदार काफी मजबूत माने जा रहे हैं। दोनों ही दावेदार अपने जो पूर्व में किए हुए काम है उनको लेकर चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। लेकिन इस बीच सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के नेताओं से समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि लालू यादव हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, अखिलेश यादव हो गए, या डीएमके के नेताओं से बात करें तो लगातार वह एक ही बयान देते नजर आए कि उनको विपक्ष के अलावा बाहरी सांसदों का भी सपोर्ट मिल रहा है। यानी जो इंडी ब्लॉक के सांसद हैं और जो निर्दलीय कुछ सांसद जो विपक्ष को सपोर्ट करते आए हैं, उसके अतिरिक्त भी उनको कुछ सांसदों का सपोर्ट मिलेगा। 9 सितंबर को बड़ा उलटफेर होगा, ये एक उम्मीद उन्होंने जताई है। लेकिन किस कह सकते हैं आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में देखें, क्या कोई हमें ऐसा संकेत मिला? अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की थोड़ी बहुत नाराजगी सामने आई थी। उनके पास 7 सांसद हैं। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है। वहां पर चिराग पासवान की पार्टी सीट बंटवारे के फैसले पर क्या सहमति जताएगी? अगर नहीं तो क्या वह उनके सांसद यहीं पर बड़ा खेल करेंगे? क्योंकि 5 सांसद उनके पास भी हैं। जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया कि हम भी 20 से 30 सीटों से नीचे नहीं मानने वाले, और करीब चर्चा है कि 10 सीट उन्हें दी जा सकती है। वह भी एक सांसद है। ऐसे ही करते कराते कई बड़ा आंकड़ा बनता जाएगा और भी सांसदों का। अगर हम और भी यहाँ पर आंकड़े आपके सामने रखें तो क्या इन्हीं की वजह से वो ये दावा कर रहे हैं कि हमको और सपोर्ट मिलेगा? शुरुआत में नीतीश और नायडू को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा था कि वो भले ही एनडीए के साथ हैं और ये कह दिया हो कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये बात हमें गौर करने वाली है। और जब ये चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का, तो ये गुप्त मतदान होगा। इसके लिए बीजेपी एनडीए दल एक अलग से वर्कशॉप कर रहा है, जहां मतदान की बारीकियों को अपने सांसदों को सिखाएगा। एक डिनर पार्टी का आयोजन होना था जेपी नड्डा के नेतृत्व में, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। उसको लेकर खबर थी क्योंकि जो बाढ़ जैसी स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी गई है, वहां पर नेताओं की मौजूदगी ज्यादा होनी चाहिए, जन सेवा ज्यादा से ज्यादा हो सके इन सबके सहारे, वो बात ध्यान रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल सुदर्शन रेड्डी किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं? क्या कोई चांस बनेगा 9 सितंबर को? क्योंकि ऐसी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं को स्पष्ट तरीके से जानते हैं। यहाँ पर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं कि रेड्डी के इन बयान में क्या एक भी सच्चाई नजर आ रही है या ये बयान सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा बड़ा निष्पक्ष होगा और यहाँ पर उनके पक्ष में लगभग 63% की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग उनके साथ में खड़े, यानी कि उनका सीधे तौर पर ये कहना है दीपक कि भाई जो लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे समर्थन करने को तैयार है। और यहीं पे आकर पूरा मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखिए 422 के आसपास का जो आंकड़ा है वो बीजेपी की एनडीए कुनबे के पास है और जीत के लिए 391 के आसपास आपको वोट चाहिए, तो लगभग 30 के आसपास का अंतर है इंडिया गठबंधन और यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन के बीच में। तो क्या 30 ऐसे सांसद हैं जो इस तरफ वोटिंग करने वाले हैं, ये कहना है रेड्डी जी का, या फिर ऐसा कोई माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो ये बताता है कि यहाँ पर क्या राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी पराजय यहाँ पर हो सकती है? आंकड़ों की अगर हम गौर करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं वो गुप्त मतदान कर सकते हैं। आप देखें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां से भी लगातार खबरें इस तरह की आ रही हैं कि पार्टी हित से अलग हटकर लोग क्षेत्रावाद को देखते हुए वोट कर सकते हैं। और ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। अगर हम स्थिति की बात करें दीपक, तो स्पष्ट है कि बीजेपी या एनडीए कुनबे का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी दिखाई पड़ता है, मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि 422 के लगभग जो सांसद हैं वो इस तरफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 391 के आसपास जो है वोट चाहिए, उससे ज्यादा का जो कह सकते हैं कि जो वोट है वो बीजेपी और एनडीए कुनबे के पास है। तो ऐसे में स्थिति को संभालना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी जब संसद के अंदर एक कह सकते हैं
हैं विधेयक को पास होना था उस वक्त भी आई थिंक 278 एनडीए कुनबे के लोगों ने वोट किया था, यानी कि बहुमत से भी थोड़ा सा कम के आसपास का वो आंकड़ा था। और तभी से ये बात कही जा रही थी कि क्या वाकई में आप ये मानकर चलिए कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं क्या वो पूरी तरह से साथ नहीं है। और उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, नितिन गडकरी जैसे लोगों ने वोट नहीं किया था, इसको लेकर बाकायदा हो हल्ला भी मचता हुआ दिखाई पड़ा था। तो क्या कुछ ऐसा ही इन चुनावों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख बहुत करीब है और आप देखिए अभी से पूरी तरह से माहौल बनने लग गया है। 7 और 8 तारीख को तो सभी सांसदों को कह सकते हैं एक साथ रहने को भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो पूरी लड़ाई है इसमें जीत किसको मिलती है। और यहाँ पर जो सुदर्शन रेड्डी दावे करते हुए नजर आ रहे हैं वो दावे कितनी तौर पर पुख्ता होते हुए दिखाई देंगे। एनडीए दल के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्ण इन दिनों खामोश नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी रेड्डी ने सवाल उठाया कि वो कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे। ओपन चैलेंज देते नजर आ रहे थे कि जब बात उपराष्ट्रपति पद की यानी भारत देश की दूसरे व्यक्ति की आएगी तो हमको तो डिबेट करनी चाहिए, जनता को और सांसदों को ये दिखाना चाहिए कि हम में से कौन मजबूत प्रत्याशी है। इसके लिए वह ओपन चैलेंज दे रहे थे कि आइए बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा। संविधान की लड़ाई का हवाला दे रहे हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी दल के साथ नहीं हूं, ना तो भविष्य में किसी दल के साथ जुड़ूंगा, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए आगे आया हूं। ये रेड्डी का स्पष्ट रूप से बयान है। अब बिहार चुनाव नजदीक है। बिहार में आप जानते हैं नीतीश की पार्टी के 12 सांसद, चिराग की पार्टी के 5 सांसद और अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी 1 सांसद, करीब करीब ये संख्या भी अच्छी खासी 18 के आसपास पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो वाईएसआर सीपी की तरफ हम नजर दौड़ा सकते हैं, जगनमोहन रेड्डी की बात कर लें, या बीजेडी की तरफ नजर दौड़ा सकते हैं, बीआरएस की बात कर सकते हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना की बात कर सकते हैं। ये कुछ मौके होते हैं जहां से गेम पलट सकता है। कांग्रेस द्वारा इन सभी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई जानी थी, उसकी भी आगे अपडेट आप सभी को दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर, जिस तरीके से सांसदों की संख्या को लेकर यहां बताया कि बिहार में इतने इतने सांसद हैं, सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी। दूसरी तरफ ऐसे संकेत मिले थे कि बीजेपी अपने सीएम फेस के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि मोदी जी आते हैं लेकिन नीतीश के नाम का अनाउंसमेंट नहीं करते। चिराग भी नाराज नजर आ रहे हैं सीट बंटवारे में। मांझी भी साफ कह चुके हैं कि हम भी इतनी कम सीटों पर नहीं मानेंगे। क्या उसका असर कहीं इस चुनाव पर तो नहीं दिखेगा? देखिए दीपक, जाहिर बात है हर चीज का चुनाव इन जो कह सकते हैं इन चुनावों में पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप देखिए बिहार में भले ही चुनावी बिसात बिछ गई है लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से तय नहीं हो पा रहा है कि भाई बीजेपी कितनी सीटों पर जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कितनी सीटों पर जाएगी, एलजेपीआर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मांझी को कितनी सीटें दी जाएंगी। यानी कि एक तरीके से माहौल जो है वैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी कहीं फंसी हुई नजर आती है कि स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है कि भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हो सकता है कि इन चुनावों के बाद ही स्पष्ट होता हुआ भी दिखाई पड़े कि अभी अगर अनाउंस कर दिया तो हो सकता है कि जो दल सहयोगी हैं वो यहाँ पर नाराज होते हुए दिखाई दे। और साथ में आप ये भी देखिए, तेलंगाना का जिक्र मैं लगातार इसलिए भी कर रहा हूं कि वहां पर भले ही सरकार कांग्रेस की है, आंध्र की बात करें भले ही वहां पर मिलीजुली सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्षेत्रवाद हावी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा होता है तो सुदर्शन रेड्डी जो बात कह रहे हैं वो काफी हद तक कह सकते हैं कि असर में भी आ सकती है, क्योंकि अभी तक सीपी राधाकृष्णन को लेकर ये कहा भी जा रहा है कि भाई उनको सामने आना चाहिए, बयानबाजी करनी चाहिए, बात रखनी चाहिए, लेकिन उन सबको अभी तक कह सकते हैं कोई ऐसा मौका नहीं नजर आ रहा है जहां पर वो पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो अमूमन मीडिया के सामने आकर न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि अपना पक्ष मजबूती के साथ में रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दावा भी दीपक कर रहे हैं कि मेरा जो समर्थन है सिर्फ विपक्षी दल नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम दल ऐसे हैं जो गुप्त रूप से मुझे मतदान कर सकते हैं। और यहाँ तक कहते हैं लगभग 63% को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग मेरे साथ खड़े, यानी कि आप समझिए 63% का मतलब है सीधे तौर पर बहुमत मिलना। हालांकि ये सिर्फ अभी दावा है, लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी ताकत है जो उनके पक्ष में आकर खड़ी हो गई। इसी वजह से राधाकृष्णन जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो फिलहाल खामोश दिखाई पड़ रहे हैं। जी, साल 2017 में करीब 2 दर्जन सांसद यानी करीब 20 प्लस सांसदों ने एम वेंकैया नायडू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे आंकड़े जब सामने आए तो हर कोई हैरान था, क्योंकि उसके बाद किस पर कार्रवाई करे, गुप्त मतदान था ये। लेकिन ऐसी स्थिति में यही नजर जो है सुदर्शन रेड्डी पर भी रहेगी कि वो जो दावा कर रहे हैं कि मुझे बाहरी सांसदों का भी सपोर्ट मिलेगा, कहीं उनके अपने ही सांसद यानी विपक्ष के सांसद कहीं बड़ा खेल ना कर दे उनके साथ, ये भी एक स्थिति रहेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सीपी राधाकृष्ण जी के नजरिए से देखें, जितने सांसदों की संख्या एनडीए में है
बस उन्हें करना इतना है कि उतने ही सांसदों से अपने पक्ष में मतदान करवाना है। इसके बाद जो आंकड़ा उनके पास अभी है उससे उनकी जीत सुनिश्चित है, ये बात कही जा रही है अभी से। लेकिन देखते हैं 9 सितंबर को क्या कुछ उलटफेर होते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।